एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक सवाल में आपको दिया है कि दो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं X1 एंड X2 have decay constant 10 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of number of nuclei of X1 to that of X2 will be 1 by E after the time is equal to. तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो है X1 और S2 का वो 1 by E हो जाएगा यदि इनिशियली उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बराबर हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है X और वो डिके करता है और बन जाता है प्रोडक्ट हमारे पास लेट्स से Y। तो T बराबर 0 पर यदि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज इसके हैं N0 के बराबर और T बराबर T पर इसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं वो रह जाते हैं N एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको इसकी टर्म में लिखा जा सकता है that n as a function of time is equal to n0 e is raised to the power minus lambda into t। तो ये हमें मिल जाता है एक एक्सप्रेशन और ये सबको याद होना चाहिए, रेडियो एक्टिव लॉ इसे आप कह सकते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं x1 की, x1 का जो रेट कांस्टेंट है वो 10 लैम्डा के बराबर है और वो बनाता है लेट्स से प्रोडक्ट y1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज ऑफ X1 इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है N0 E इज रेज टू द पावर माइनस ऑफ 10 लैम्डा इंटू टी। किसी भी टाइम पर मैं इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बता सकता हूं यहां पर टाइम की वैल्यू पुट करके। सिमिलरली जो दूसरी आपके पास इक्वेशन है X2 जो कन्वर्ट होता है लेट्स से Y2 में, इसका रेट कांस्टेंट लैम्डा के बराबर है। तो मैं इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बता सकता हूं किसी भी टाइम पर, किसी भी समय पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बचेंगे इसके, उसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास N0 E इज रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू टी। तो किसी एक समय पर, किसी पर्टिकुलर समय पर इनका जो रेशियो है वो 1 by E के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि एट T इज इक्वल टू T0 तो NX1 और NX2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 1 by E के बराबर है। तो यहां पे सारी वैल्यू पुट करिए, N0 E इज रेज टू द पावर माइनस 10 लैम्डा इंटू T0 और यहां आ जाएगा आपके पास N0 E इज रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू T0 और ये किसके बराबर बन जाएगा, 1 by E के बराबर आपको मिल जाता है। N0 से N0 जो है कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहां पे मिलेगा E रेज टू द पावर माइनस 10 लैम्डा T0, ये पावर बन जाएगी प्लस में, प्लस लैम्डा इंटू T0 इज इक्वल टू 1 अपॉन E। तो यहां से बन जाएगा 10 और माइनस 9 लैम्डा T0 इज इक्वल टू माइनस E आपको यहां पे मिल जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कैसे कर दिया मैंने इसको लिख दिया है E रेज टू द पावर -1 और इनके यदि दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं तो इनके बेस बराबर हैं तो इनकी पावर भी बराबर होने वाली हैं। तो ये जो पूरी पावर है ये किसके बराबर कर दी मैंने, -1 के बराबर कर दी, सॉरी यहाँ पे -1 के बराबर आपको मैंने मिल जाएगा। तो यहाँ से T0 की वैल्यू मिल जाती है किसके बराबर, 1/9 लैम्डा के बराबर। सो 1/9 लैम्डा हमारे पास मिल जाता है टाइम। इतने टाइम के बाद जो रेशियो है उनका वो हो जाएगा आपके पास 1 by E के बराबर। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर इसमें ये चीज जो है हमें समझ में नहीं आती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में मुझे आपको बताना है। अनअकैडमी सुपर 20 ये एक इवेंट है जिसमें
जो कि नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक चलेगी। इसमें 2 टेस्ट होंगे। उनके बेसिस पे जो टॉप 500 रैंकर्स होंगे उनको इन पर्सन 2 डेज का बूट कैंप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा? बूट कैंप में पर्सनलाइज स्कोर बोर्ड होगा, एनालिसिस सेशन होंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, और आपको इसमें 100% स्कॉलरशिप जीतने तक का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब अनअकैडमी के द्वारा बियर किए जाएंगे इस 2 दिन के बूट कैंप में। ठीक है ना, इसमें गाइडेंस होगा, स्टडी प्लान होगा, ट्रिक्स होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जिन्होंने टॉप रैंकर्स को पढ़ाया, जो भी अनअकैडमी से रैंक्स आई है। ठीक है बच्चों, और एक बात और बतानी है, ऑल स्टार क्रैश कोर्स 3.0 ये नया बैच स्टार्ट किया गया है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 4 महीने में पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ताकि आप 12th क्लास में उन बच्चों के साथ आ जाओ जो बहुत पहले से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप में और उनमें कोई अंतर ना रहे। ठीक है ना, तो ये बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 महीने पूरा सिलेबस, और ये उन बच्चों के लिए है जो JEE 2023 में देंगे, यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल कर लीजिए। थैंक यू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है, अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड हैज अ बीड व्हिच कैन स्लाइड अलोंग इट्स लेंथ। तो एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है, हमें थोड़ा सा पिक्चर बना दिमाग में कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ठीक है, उसमें उसके पास एक बीड है विच कैन स्लाइड अलोंग इट्स लेंथ। बीड का मतलब होता है मोती। जैसे आप जानते हैं कि एक हार होता है, एक माला होती है, तो उसमें मोती लगे होते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे मोती या कहें बीड वहां पे लगा हुआ है, विच कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इनिशियली इट इज एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड A। ये L डिस्टेंस से है एंड A से ऑफ द रॉड। द रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन about A with constant angular acceleration alpha in a gravity free space। तो एक gravity free space में इसको रोटेट किया जा रहा है एंड A के अबाउट, और constant angular acceleration alpha भी यहां पर प्रेजेंट है। angular acceleration alpha यहां पर प्रेजेंट है, यानी कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu, then the time after which the bead starts slipping is। तो कितने समय के बाद ये बीड रॉड के ऊपर स्लिप होना स्टार्ट होगी यदि फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू के बराबर है और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रॉड को घुमाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, जिस डायग्राम से आपको और अच्छा जो है फील आएगा कि कैसे रॉड घूम रही है, कैसे बीड लगा हुआ है, और क्यों रॉड की स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो यहां हम बना देते हैं एक टेबल। एक टेबल यहां पे हमने बना दी है, और एक हमारे पास यहां एक रॉड है, और रॉड का ये है किनारा A, और इस रॉड के किनारे A से L डिस्टेंस की दूरी पर, L डिस्टेंस पर एक हमारे पास एक बीड लगा हुआ है। तो यहां पे मैंने एक बीड बना दिया है लाइक दिस इज बीड, और ये जो है L डिस्टेंस की दूरी पर है पॉइंट A से। A पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट किया जाता है, तो इसका रोटेशन जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको इस बीड का रोटेशन देखने को मिलने वाला है। तो इसका डायग्राम जो मैं है और क्लियर यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये इस तरीके का एक सर्कल जो है परफॉर्म कर रहा होगा बीड जो है। ये एक रॉड बना दी मैंने यहाँ पे, और ये है बीड यहाँ पे लगा हुआ, तो क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो मैं कह सकता हूं किसी भी टाइम टी पर जो उसका एंगुलर स्पीड है वो कितना होने वाला है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा इंटू टी। तो अल्फा इंटू टी के बराबर उसका एंगुलर स्पीड होने वाला है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। तो यहां देखिए मैं कह सकता हूं इस पार्टिकल के बारे में कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, बिकॉज ये एक सर्कल में तो घूम ही रहा है और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये बीड के लिए कौन सा मोशन हो गया है बेटा, ये बीड के लिए एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चुका है। कैसा मोशन हो चुका है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये बातें जो हैं आपको तभी तुरंत चमकेंगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको, यदि आपने सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो बहुत जरूरत है। आई नो बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं, लेकिन आपको देखना ही होगा, कैसे भी टाइम निकाल के देखिए, सारे क्वेश्चंस को
जिससे आपको एक्सपीरियंस हो कि ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है बीड की, इसका मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पास होने वाला है इस डायरेक्शन में, और उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होने वाली है r, ये जो इसका रेडियस है विच इज इक्वल टू l, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने वाला है सेंटर की तरफ, AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर l ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा जो है लगातार चेंज होता जा रहा है, तो किसी भी समय पर मैं कह सकता हूं अल्फा t के बराबर इसकी वैल्यू होने वाली है। तो ये हमने पता लगा लिया इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि t बराबर t0 एक समय आता है और जहां पर ये बीड स्लिप होने लग जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बीड को, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी एक पेन पर मैं मान लीजिए यहां पे कोई बांध देता हूं एक कागज का टुकड़ा और इसको जोर जोर से घुमाता हूं, तो इस कागज के टुकड़े पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, बाहर की तरफ एक पुश लगता है। सिमिलरली यहां पर इस बीड के ऊपर जो है एक बाहर की तरफ पुश लग रहा होगा, जिससे इस बीड की टेंडेंसी होगी बाहर निकल जाने की टेंडेंसी होगी, लेकिन उस टेंडेंसी का अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और वो फ्रिक्शन का काम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना भी है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन स्लिपिंग के समय पे लग रहा होगा म्यू इंटू एन के बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि म्यू इंटू एन जो है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज एल ओमेगा स्क्वायर, एल ओमेगा अल्फा टी नॉट का स्क्वायर, अल्फा इंटू टी नॉट का होल स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, अब बात करें कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी प्रेजेंट होगा जब कोई ना कोई टेंजेंशियल फोर्स वहां पर होगा। तो बता के सोच के देखिए कि इस बीड और रॉड के बीच में कौन सा ऐसा फोर्स हो सकता है जो इसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में प्रोपेल कर रहा हो, तो वो है नॉर्मल हमारे पास। तो एक नॉर्मल हमें लग रहा होगा और नॉर्मल की वैल्यू होगी मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज एल इंटू अल्फा। क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो हम यहां पर बात नहीं करेंगे, mg की कोई बात यहां पे नहीं होगी। यदि mg की बात होती तो एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में आता और उसको बैलेंस कर रहा होता mg, ठीक है, और उसकी वजह से एक फ्रिक्शन और आ रहा होता। तो बस हमें ग्रेविटी के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से म्यू इंटू एम एल अल्फा, डिवाइड कर दो या एन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और ये आ जाएगा आपके पास एम इंटू एल अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि टाइम बताना है कितने टाइम के बाद ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी टी नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो एम एल अल्फा से एम एल अल्फा कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहां मिलता है टी नॉट इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय अल्फा का अंडर रूट। सो म्यू डिवाइडेड बाय अल्फा का अंडर रूट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, यही हमारा आंसर है। ठीक, समझ गए। तो जब भी आपको ऐसा सवाल हो जिसमें कोई ना कोई चीज घूम रही हो, तो आप देखिए कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यदि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा, कोई ना कोई हो सकता है, नॉर्मल भी सेंटर की तरफ एक्ट कर सकता है, फ्रिक्शन भी एक्ट कर सकता है, दोनों मिलकर एक्ट कर सकते हैं, एमजी एक्ट कर सकता है, टेंशन एक्ट कर सकता है। तो आप उन फोर्सेस के बारे में सोचिए कि जो सेंटर की तरफ लग सकते हैं, और यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, ये भी आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। फोर्सेस वही हैं, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, एमजी, ये सब स्प्रिंग फोर्स, ये सब फोर्सेस हैं, ये सेंटर की तरफ भी लग जाते हैं, कभी कभी टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लग जाते हैं, कभी इनके कंपोनेंट सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, you always have to look out for those common forces which you have studied well in your previous chapters। आपके पास टेंशन है, नॉर्मल है, स्प्रिंग फोर्स है, एमजी है, आपको ये इनमें मास्टरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एमजी किस तरफ लगता है, किस किस सर्कमस्टेंसेज में क्या क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी नॉर्मल कैसे लगता है, फ्रिक्शन कैसे लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तो आप कोई भी सवाल जो है मैकेनिक्स का कर ले जाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है कि चार्जेस Q, कैपिटल Q, आर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ चार्जेस एंड चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द अदर टू कॉर्नर्स। द कंडीशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q टू बी 0 इज। तो हमें वो कंडीशन बतानी है जिसमें कैपिटल Q पर जो फोर्स है वो 0 के बराबर होगा।
जिसमें कैपिटल क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 के बराबर होगा, वो हमें कंडीशन यहां पे बतानी है। तो चलिए यहां पे हम मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के दो कॉर्नर्स पर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो हैं कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू यहां पर, और बाकी के जो दो डायगोनल के कॉर्नर्स हैं उन पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू। अब उसके बाद मैं मान लेता हूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, या मान लीजिए स्क्वायर का जो साइड है वो a के बराबर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी a हो जाती है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी a हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी a के बराबर हो जाने वाली है। तो भाई पूछ रहे हैं क्या कि कंडीशन बताइए जिससे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Q के ऊपर 0 के बराबर हो, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर या इस चार्ज के ऊपर 0 के बराबर हो। तो भैया ये सोचो कि ये और ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो इसका मतलब इनका जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एक ही तरह के होने वाले हैं। तो इसके और इसके बीच में हमेशा एक रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन होने वाला है। तो यहां पे मैं किसी भी एक चार्ज की बात करूं तो इसके ऊपर इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो भी डायगोनल के अलोंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फोर्स लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा होगा। अब भैया इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो क्या ये और ये सेम नेचर के हो सकते हैं? यदि मान लो कि ये चार्ज इस चार्ज के सेम नेचर का है, तो ये एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ और ये भी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो यदि एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर है, तो ये तो भाई इधर भाग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। इसका मतलब इस चार्ज का जो नेचर है वो इस चार्ज के ऑपोजिट होना चाहिए, जिससे कि इसका फोर्स इसके ऊपर अट्रैक्टिव टाइप का लग सके, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और इसका इससे ऑपोजिट नेचर है तो यहां पे फोर्स लगेगा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, तो इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर ही आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। मैं मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को आपस में बराबर कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 k इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू k कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, k क्यू से k क्यू कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलता है 2 रूट 2 स्मॉल q इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स के बीच का रिलेशन आया है, लेकिन मैं निकाल सकता हूं इनके साइन के बीच का रिलेशन भी। यदि इसका चार्ज का साइन जो भी है उसका ऑपोजिट साइन यहां पे हमें मिलने वाला है, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 रूट 2 स्मॉल q, ये रिलेशन इनमें होना चाहिए विद साइन। सो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 स्मॉल q, माइनस ऑफ 2 रूट 2 स्मॉल q, ये हमारे पास आंसर होना चाहिए और यही दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल को हम कर सकते हैं। ठीक है, सवाल कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज V1। V1 जो है वोल्टमीटर की रीडिंग है जब S1 सिर्फ और सिर्फ S1 क्लोज्ड है। तो जब S1 क्लोज्ड है, S1 इज क्लोज्ड और बाकी सब खुले हुए हैं, तो सर्किट कैसा बन रहा होगा? सर्किट बनेगा ये R, ये क्लोज्ड है तो ये ओपन है, तो ये हट जाएगा, मतलब हटा सकते हैं इसको, कोई जरूरत नहीं है इसकी, 3R, और यहां आ जाएगा आपके पास ये E। और वोल्टमीटर कहां लगा हुआ है? वोल्टमीटर यहां लगा हुआ है। तो भाई वोल्टमीटर की रीडिंग का मतलब है कि जो ये रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो मैं यहां पे V1 की वैल्यू लिख सकता हूं, दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V, या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो मैं लिख सकता हूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R। सर्किट में करंट है E अपॉन R प्लस 3R, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो मैं कह सकता हूं करंट जाएगा I के बराबर E अपॉन R प्लस 3R इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 3R के बराबर। तो आपको यहां से मिल जाएगा 3E/4 विच इज 0.75 इंटू E। उसके बाद कहा गया है कि रीडिंग आती है V2 जब सिर्फ S2 क्लोज किया जाता है, यानी कि सिर्फ S2 क्लोज किया जाएगा, S2 इज क्लोज्ड।
तो क्या होगा बेटा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये काम में आएगा, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस काम में नहीं आएगा। तो हमारे सर्किट में ये बैटरी, एक रेजिस्टेंस ये और दूसरा रेजिस्टेंस ये आ रहा होगा। तो यहां पे मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं करंट कितना आ जाएगा E अपॉन R प्लस 6R इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6R, तो आ जाएगा आपके पास 6E/7 के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू दिस। उसके बाद तीसरा केस दिया है कि V3 रीडिंग आती है जब S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दिया जाता है। S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस भी काम में आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस भी काम में आ रहा है। 6 और 3 जो है पैरेलल में लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 2। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां है, एक R ओम का रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है, यहां पे लगी हुई है बैटरी E वोल्ट की। तो यहां पे लिखूंगा व्हेन S1 एंड S2 क्लोज्ड, तो आपको सर्किट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये आपके पास है R, ये आपके पास है 2R समझ गए ना कैसे आया, बिकॉज ये दोनों काम कर रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, और 3R और 6R का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 2। क्या गया आपके पास बैटरी E, और यहाँ पे आपके पास वोल्ट मीटर है P। तो भाई यहां से आप निकाल सकते हैं रीडिंग V3 इज इक्वल टू आपको मिलेगा करंट E अपॉन R प्लस 2R, और यहां आ जाएगा आपके पास 2R इंटू 2R। तो आंसर आपको मिलेगा V3 इज इक्वल टू 2E/3, 0.67E आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है 7 8 56, 0.8 56 4 7 5, 0.85E। तो बताइए बेटा इनमें से सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा है इसमें V2, उसके बाद नंबर आता है V1 का, उसके बाद नंबर आता है V3 का। तो यही आपसे ऑप्शंस में पूछा था कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस या कौन सा रीडिंग सबसे ज्यादा आएगा, कौन सा रीडिंग सबसे ज्यादा आएगा। दैट इज V1, V2 सबसे ज्यादा, उसके बाद V1 और उसके बाद V3। ठीक, आई होप आप समझ गए सब। अगले सवाल की तरफ चलें तो उसमें दिया है एक पार्टिकल है जिसका मास है m, पार्टिकल जिसका मास है m is allowed to oscillate near the point of minima of a vertical parabolic path having the equation this। तो एक वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन आपको दे रखी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और उस पैराबोला का जो मिनिमम पॉइंट है वहां पे एक पार्टिकल को रखा जाता है। x axis is along the horizontal direction and y axis along the vertical direction. The angular frequency of small oscillation of the particle is equal to। तो यदि पार्टिकल के स्मॉल ऑसिलेशंस की बात की जाए एट द पॉइंट अबाउट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पे आप पहले ड्रॉ कर लीजिए ये पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां पे मैं एक पैराबोला जो है ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस। ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया है। ये जो y एक्सिस है ये वर्टिकल के अलोंग है, और ये जो x एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग है। यहाँ पे पार्टिकल को रखा जाता है जिसका मास है m के बराबर, इसका मास है m के बराबर। तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल के बराबर n, और एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg के बराबर, और नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर रही होगी। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में रहा होगा, इक्विलिब्रियम में है ये, नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है, नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है, और डिस्प्लेस करके लेट्स से हमने यहां पे पहुंचा दिया इसको यहां पर, इसको पहुंचा दिया हमने यहां पर। अब इस पार्टिकल के ऊपर देखिए, इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने डिस्टर्ब किया है, तो इसके ऊपर अब जो लग रहे होंगे फोर्सेस उनकी बात करते हैं। तो एक तो टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, सॉरी टेंजेंट है ये, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक कहलाता है डायरेक्शन नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के अलोंग एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा n के बराबर, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर। मैं मान लेता हूं कि इसकी टेंजेंट का x एक्सिस से एंगल थीटा के बराबर है, तो mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास mg sin थीटा। तो मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में इसका मोशन होने वाला है, बिकॉज फोर्स का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इसकी तरफ लग रहा है। तो ये वाले कंपोनेंट आप बराबर कर दीजिए, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगा आपके पास mg cos थीटा के बराबर, लेकिन टेंजेंट के अलोंग जो है आ रहा है फोर्स mg sin थीटा, जो वापस इसको इस डायरेक्शन में ले आएगा, जो इसको वापस इस डायरेक्शन में ले आएगा। तो मैं कह सकता हूं जो रीस्टोरिंग फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहे हैं वो लग रहे हैं इसके ऊपर mg sin थीटा के बराबर, mg sin थीटा के बराबर।
अब बिकॉज थीटा यदि बहुत ज्यादा स्मॉल है, थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल क्यों है? बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वाला जो एंगल है बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, तो इसे लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली mg tan थीटा के बराबर, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं dy by dx, dy by dx। अब dy by dx कहां से है? dy by dx आएगा हमारी पैराबोला की इक्वेशन से। पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ तो आपको मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू 4a dy, तो एक दो से एक दो कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलता है dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन 2a, x अपॉन 2a, dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन 2a, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास mg अपॉन 2a इंटू x, तो ये आ गया आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स आप देख सकते हैं कि x के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन दिस मोशन इज गोइंग टू बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ये होता है आपके पास m f रीस्टोरिंग फोर्सेज होते हैं SHM में, ये होते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू x के बराबर, तो आप इसे बराबर कर दीजिए mg अपॉन 2a इंटू x के, तो x से x चला गया और यहाँ m से m चला गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है आपके पास अंडर रूट ऑफ g अपॉन 2a, so under root of g upon 2a will be the value of angular frequency in this particular case, omega is equal to g upon 2a, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए?